बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, सबसे पहले अगर हम अपने मुल्की हालात को देखें तो 9 मई मुकदमात में एटीसी लाहौर ने दोनों केसेस का फ़ैसला सुना दिया है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाइंडिंग थी कि जितनी जल्दी पॉसिबल है आप 9 मई के केसेस का फ़ैसला सुना दें। काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद एटीसी के बाद अब लाहौर एटीसी ने भी ये फ़ैसला सुना दिया है। शाह महमूद कुरैशी 9 मई मुकदमात के दोनों केसेस में बरी कर दिए गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और दीगर को 10-10 साल कैद की सज़ा। अच्छा, ये 10-10 साल की कोई साइंस क्या है एग्जैक्टली? जहाँ पे भी एटीसी में हम देख रहे हैं 10-10 साल ही एक कार्पेट किस्म की जिसे पनिशमेंट है वो मिल रही है, सबको ब्लैंकेट पनिशमेंट मिल रही है। आलिया हमजा, सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। थाना शादमान जलाने के मुकदमे में 12 मुलजमान को बरी भी करने का हुक्म दिया गया है। इनके अलावा मुलजमान के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर दफ़ात के तहत मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। नाज़रीन, इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए रुजू नहीं किया है। उन्होंने इमरान खान साहब के तिब्बी मुआयने के लिए रुजू किया है। उनकी स्टेटमेंट ये है कि उनकी उम्र 72 साल है, लिहाजा उनको मामूल का तिब्बी मुआयने की ज़रूरत है। और पीटीआई की कारकुनान पे 14 अगस्त को धरने की मनसूबाबंदी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ये तो हमारे मुल्क की सूरत हाल है जिस पे हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, भारत में मोदी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। कायदे हिस्ब इख्तलाफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। भारत के हालात क्या हैं? राहुल गांधी ने 7 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बड़ी अहम सहाफ़ियों के सामने कुछ शवाहिद रखे थे कि जो वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, जो इंतखाबात हुए थे, उनमें जो धांधली हुई थी और जिस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से बोगस वोटों के ज़रिए धांधली की गई थी, उसकी डिटेल सामने रखी थी और आज वो गिरफ्तारी भी हो गई है। बात करते हैं, आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो भारत जो हमारा हमसाया है, हमारा बड़ा मैं तो कहूँगी बहुत अच्छा हमसाया है। जंग भी हो चुकी है हमारी, क्रिकेट में भी हम देखते हैं कि हमेशा टफ टाइम ही रहता है। बहरहाल जी, 7 अगस्त को राहुल गांधी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ब्रिगेडियर साहब, उसमें उन्होंने बताया कि जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो कि तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जाली वोटर्स को रजिस्टर किया गया है और उस कॉन्स्टिट्यूंसीज की हद तक उन्होंने बताया है कि सिस्टमेटिक रिगिंग हुई है। अब प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे आज उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। इस गिरफ्तारी को किस एंगल में लिया जाए सर, आपके ख्याल में? देखें, बात यह है कि राहुल गांधी ने बड़ी ठीक बात की है कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, जो ये 1 महीने में रिजल्ट लेकर आते हैं, जितने मरे हुए लोग हैं उनके वोट भी डाले हुए हैं। 1 करोड़ के करीब उन्होंने अपनी मर्जी के वोटर डाले हुए हैं। मुसलमानों के वोट खारिज कर दिए, निकाल के गए हैं। ये सारी चीजें उन्होंने उनसे हाई है और ये शो किया कि किस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन में धांधली की जाती है। पहले 1 दिन में इलेक्शन अनाउंस होते थे, अब ये 1-1.5 महीने में होते हैं। अपनी मर्जी का रिजल्ट अनाउंस करते हैं और ये और लोगों को डराते हैं। यहूदी के जो हैं वो मुसलमानों को तो खैर बहुत सख्त डरा के धमका के और देख रहे होते हैं लोग वोट डाले, यहाँ तक गिरफ्तार रहे होते हैं। इससे मैं ये बात कर रहा हूँ कि और उसके बाद फिर उसको अरेस्ट करने, ये अपनी सिफत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो राहुल गांधी ने और उनके प्रॉपर्टी लीडर ने लोग सभा में जो इनको बातें सुनाई हैं, जो इनका मुंह काला किया है, एक एक बात खुल के बताई है ऑपोजिशन लीडर के तौर पे कि किस तरीके से इन्होंने इंडिया का सेकुलर का एक पेड़ा था वो मसक किया है, उससे पूरी बदनामी की है। ये सारी चीजें आप देखें तो फिर आपको पता चलता है कि ये कितनी तकलीफ में को इनको अब अपना बेजिकल को अपना सूरज डूबता हुआ नजर आ रहा है। बिहार इलेक्शन में भी ये बड़ी बुरी तरह मार खाएंगे, आप देखेंगे, क्योंकि इनका अब जो झूठ सा पकड़ा गया है, अवाम मुतनफर हो गई है। पूरे दुनिया में इन्होंने इंडिया को जलील ख्वार करके रख दिया है, उनका मुंह काला कर दिया है। आज भी इसी तरह की हरकतें करना चाहते हैं, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब इनके दिन गिने जा सकते। ब्रिगेडियर साहब, इनके दिन तो गिने जा चुके हैं, टफ टाइम भी इनको मिल रहा है। हम देख रहे हैं जब से पाक भारत कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, राहुल गांधी एविडेंस मांग रहे हैं कि भाई बताइए कि आपने जो एक पाकिस्तान पे जाके अटैक कर दिया उसके रीजंस क्या थी। उसके बाद जो पहलगाम इशू था उसके भी उन्होंने रीजंस मांगी थी। तो क्या ये समझा जाए कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, मोदी बाबू हैं, उन्होंने इकट्ठा सारा गुस्सा जो है ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस पे आके निकाल दिया? सारा कर रहे हैं, ये ऑपोजिशन का काम भी होता है। उन्होंने कौन सी
फिगर में खड़े हैं, आपको उसका जवाब देने की बजाय कि आपने उनको अरेस्ट कर दिया, उनकी बहन को प्रियंका गांधी को भी अरेस्ट कर दिया। ये कौन से मुल्क की जमहूरियत है? ये कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, सबसे बड़ी डिक्टेटरशिप है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी का मुंह कड़ा दुनिया में हो चुका है, ये अपनी ऑपोजिशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये यादव को इलेक्शन कहता था आपकी बात 400 पार, उसके बाद ये जनरल नॉर्मल जो है सिंपल मेजोरिटी भी नहीं दे सकता, इसको कोलिशन में जाना पड़ा। अब इसको बिहार इलेक्शन में हाथ नजर आ रहा है, दुनिया ने इसको आइसोलेट कर दिया है, पाकिस्तान का ग्राफ कहाँ कहाँ चला गया है। ये सारी चीजों को देखते हुए अंदाजा होता है कि ही इज गॉन, इनकी पाकिस्तान खत्म हो चुकी है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब ये आपको 3 से 6 महीने में देखेंगे नरेंद्र मोदी को यही अवाम जो है वो गुजरात के रेलवे स्टेशन में खोखा लगा के देखी कि तुम जहाँ से आए थे यहीं बचाए बैठो, यही तुम्हारी समझाए। यानी कि ब्रिगेडियर साहब, आप ये जो इंडियन बीजेपी गवर्नमेंट के लिए इसको अलार्मिंग सिचुएशन कह रहे हैं, ये जो कर्नाटका की कॉन्स्टिट्यूंसी है महादेवपुरा, वहाँ पे ये जो जाली वोटर्स, लेकिन मैं कुछ उनके सहाफ़ियों से डिस्कशन हुई, कुछ देख रही थी, कुछ सुन रही थी उनकी बातें। भारतीय सहाफ़ियों से भी ये सर सुनने में आया है कि पिछले साल जब लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उनमें भी इसी तरह की धांधली हुई थी। ये सिर्फ ये कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं हुआ है, इससे पहले भी इसी तरह की मुनज़्ज़म धांधली हुई है। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र में भी इलेक्शंस हुए, वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि इसी तरह की हेरा फेरी की गई है। यही नहीं बल्कि हरियाणा के जो इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पे भी यही फार्मूला यूज़ किया गया है। कर्नाटका ऐसी स्टेट है सर जहाँ पे पहले कांग्रेस जीती रही है, अब की दफ़ा वहाँ पे जिस तरह से वोटों की हेरा फेरी की गई है और वहाँ पे बीजेपी ने अपनी जीत ली है, तो ये क्या मामला आपको यहाँ पे रुकते दिखाई दे रहे हैं? जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल उनकी बेल तो हो ही जाएगी, रिहाई हो जाएगी, तो मामला ज्यादा सीरियस होते देख रहे हैं। देखें, ये जाके होगा, बीजेपी की गवर्नमेंट जाएगी, नए इलेक्शन होंगे, मेरे ख्याल में तो कांग्रेस और उनकी एलाइड पार्टियों की हुकूमत आएगी। नरेंद्र मोदी का सिर गुरूब हो चुका है और ये सब कुछ इसका अपना किया जा रहा है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी विल बी द मेन फैक्टर कि इंडिया के छोटी रियासतों में हिस्से बिखरे होते नजर आएंगे। कश्मीर आज़ाद होगा, खालिस्तान आज़ाद होगा, मणिपुर आज़ाद होगा, ईस्टर्न सिस्टर जो है वो आज़ाद होंगी, ये मिजोज, आसामीज, नागाज सब जाएंगे। अगर कोविड यूनियन के इतने भी फौज के साथ हमें रियासतों में सकती है तो आप क्या समझते कि फौज नकारा, अनट्रेन, अनप्रोफेशनल, सियासतदान कमजोर, वो सिर्फ अपने अखंड भारत को लेकर चल रहे हैं, अपर क्लास लेकर चल रहे हैं, तो ये तो कोई वजह ही कि ना हो। ये नरेंद्र मोदी मुझे लगता है आई के लिए था कि ये नाकदगांव के झंडे पे चलेगा। वो तो एक छोटे से नहते मुल्क को जो बेचारे पैलेस्टीन को तबाह बर्बाद कर रहे बैठा हुआ, लेकिन यहाँ तो कश्मीर एक पाकिस्तान मित्र मुल्क है, यहाँ किसको दबाएगा, इसलिए इसकी पॉलिसी फेल हुई है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो भारतीय इलेक्शन कमीशन है वो इसके जस्टिफिकेशन में बजाय इस बात की कि वोटर्स की लिस्ट दे या वोटर्स की डिटेल्स दे, वो डिटेल्स तो वो दे नहीं रहा। जस्टिफिकेशन वो दे रहा है, वो ये या इसको जवाब कह लें, जो भी कह लें, वो कहता है कि आप एफिडेविट फाइल करें, आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की डिमांड। आपके ख्याल में ये दुरुस्त है? क्योंकि जो डाटा उनके पास है, जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखा था, वो भी तो इलेक्शन कमीशन का ही प्रोवाइड किया हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन के ही प्रोवाइड किए हुए डाटा पे अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी छानबीन करके इन्वेस्टिगेट करके कुछ सवालात रेज करते हैं, तो फिर एफिडेविट की क्या ज़रूरत है सर इसमें? उसकी सारा डाटा है ही इलेक्शन कमीशन का, उसने एक एक बात सही की है। इलेक्शन में यही लिस्टें इशू हुई थी, यही लिस्टों के बायोमेट्रिक सिस्टम हुए हैं, यही सिस्टम के ऊपर रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, इसी में सारी फेक एंट्रियां की गई हैं, इसी में फेक वोटर लिस्ट शामिल किए गए हैं, इसमें करोड़ों में तादाद में मरे हुए लोगों को शामिल किया गया है, इसमें मुसलमानों का वोट बहुत ज्यादा तादाद में कम किया गया है। ये तो कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में आप इंडिया का ये बीजेपी का जो दफन होना नजर आना शुरू हो गया। नाउ इट इज द एंड ऑफ इट। आप देखेंगे कि इसने स्टार्ट किया पहलगाम से, बल्कि आगे से 2070 और 35 ए को उन्होंने रिपोर्ट किया है, जब से इसका डाउनफॉल शुरू हुआ है और अब डिसेमिनेटिंग फॉर्म पे पहुंचे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर आपकी बात मैं एग्री करती हूँ, अगर ओवरऑल झटकों के हवाले से देखें मोदी गवर्नमेंट को या खाली
नरेंद्र मोदी साहिब को आपके ख्याल में कितने झटके लगे हैं या आगे मजीद लग सकते हैं? आपने तो खैर उसकी प्रोडिक्शन कर दी है कि चंद एक महीने की हुकूमत है। मेरे ख्याल में हालात कुछ ऐसे हैं कि अगर हम शुरू से शुरू करें तो वो थर्ड टाइम वो इलेक्ट हुए एज प्राइम मिनिस्टर। वहाँ पे उनकी एक तसलसल से उनकी गवर्नमेंट रही है। उसके बाद उन्होंने मुश्किलात में इजाफा तब होने लगा जब इंटरनेशनली उनके जो रिलेशंस हैं ख़ासतौर पे अमेरिका के साथ उस तरह से आइडियल नहीं रहे जैसे वो अपने लोगों को एक मंजन बेचते थे कि अमेरिका तो उनका बेस्ट फ्रेंड है तो उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। एक तो वो उनको झटका लगा जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट्स दिए, बार बार वो कह रहे हैं कि जनाब इतने इंडिया के तैयारे मार गिराए हैं। दूसरा झटका उनको लगा कि उनकी अपनी जो कांग्रेस है उन्होंने उनके एविडेंस खोल के सामने लग गए। तीसरा झटका अब जो उनको लग रहा है सर वो रिगिंग तो आ ही गई है, अवाम वहाँ पे रिएक्ट कर रही है। तो आपके ख्याल में ये झटके जो हैं मोदी साहब कोई नया एडवेंचर तो नहीं खुदा न खास्ता उसकी तरफ जा सकते? देखिए, एडवेंचर जाने के लिए फौज अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल, हिम्मत है नहीं, टेक्नोलॉजी है नहीं, जहाज बनाने के लिए पायलट की हिम्मत नहीं है। सारे इनके रिमेनिंग जहाज जो हैं वो इनके ग्राउंड पर हैं। उनकी और ग्राउंड रडार की आपस में कॉम्बिनेशन नहीं है। इट विल टेक 2-3 ईयर्स के बाद नजर आएंगी। जब पर लोग इनका फातिहा पर्चे होगा, कर्म कर लेंगे, हो चुका होगा इनका। देखें, इसका जाना ठहर चुका है। इन्होंने जिस तरीके से जुर्म बर्बरियत की है मुसलमानों के साथ, कश्मीरियों के साथ, मणिपुर में क्रिश्चियन के साथ, खालिद ये पंजाब में थे ये सिखों के साथ, ग्लोबल टेररिज्म इससे शुरू कर दिया। ही हैज गॉन वेरी एरोगेंट। ये एरोगेंस की वजह से ही इसने पहलगाम में प्लान करके पाकिस्तान को जो एक आप ये देखें ना, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, एक स्टेट ड्रामा करके, ना कोई इंक्वायरी ना इन्वेस्टिगेशन, आपने एक न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में अटैक कर दिया। इससे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल और इमैच्योर के मुल्क हो सकता है न्यूक्लियर मुल्क। पाकिस्तान में इन्होंने हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की, हमारी एयरफोर्स इंटरनेशनल क्रॉस की, हमारे पास ड्रोन फेंके, हमने फिर भी कुछ नहीं किया। हमने उस वक्त किया जब उन्होंने ब्रह्मोस रात को हमारे फायर किए। देन आइडिया कहा कि नाउ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। तो इससे ये दुनिया ने रियलाइज कर लिया कि पाकिस्तान एक बहुत ही मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है विद बैटल हार्डन एंड प्रोफेशनल आर्मी। और इंडिया को उन्होंने फाइट करी। उन्होंने कहा कि ये इतना स्टेट रख ही नहीं सकते, ये बिल्कुल आइसोलेशन में चला गया। ईरान ने इसको किक आउट कर दिया, बांग्लादेश ने इसको निकाल दिया। इस रीजन में कौन इसके साथ? चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 4 मेन प्लेयर हैं, चारों इसके साथ खिलाफ हो गए हैं। तो ट्रंप के सामने झूठ बोल रहा है। 33-34 दफा उसने कहा कि मैंने ये एक्सप्रेशन कराई है, ये नहीं मान रहा। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान इंडिया के 5 जहाज कराएंगे, नहीं मान रहा। उसने इसे 50% टैरिफ लगा लिए। आपको उसने कहा मैं इसको और सीधा करता हूँ। ये सर्विंग नॉलेज भी है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असेंबली को देखने सेकेंड टाइम वहाँ पर अमेरिका में गए, उन्हें इन्वाइट किया गया है, उनको सुना जा रहा है, उनकी हर बात सुनी जाती है। टैंपा में बैठे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई थिंक नाउ पाकिस्तान का प्रेशर बहुत हाई हो गया है। ठीक है, कुछ आ जाते हैं सर केपी बलोचिस्तान की सियासत के हवाले से। मैं चाहूँगी उस पर भी आपका एक्सपर्ट ओपिनियन। अभी तक जो मेरे पास फिगर्स हैं सर केपी के हवाले से, उसमें 750 के करीब 700+ जो हैं वहाँ पे लोग शहीद हो गए हैं। और सिर्फ पिछले 30-35 दिनों में ही 5 से 6 यंग मेजर्स जो हैं सर हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे शहीद हुए हैं। अब परसों का दिन कुछ दिन पहले का जो दिन था उसमें सिर्फ केपी के अंदर 11 लोग एक ही दिन में सर शहीद हो गए। गंडापुर की गवर्नमेंट को देखें, पीटीआई की गवर्नमेंट को देखें तो वो कह रही है कि वहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। सर हमारे मेजर्स, यंग मेजर्स, ऑफिसर्स शहादतें दे रहे हैं, हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं। वहाँ पे इतनी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल वीक है, वहाँ पे दहशतगर्दी इतनी अरूज पे है। आपके ख्याल में इस सूरत हाल में क्या कोई ऑप्शन रह जाता है पीछे कि सिवाय इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है? देखिए, बात यह है कि पहले तो एक जरूर ये अहम बात है, इस वक्त एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलवा ली जाए जिसमें ऑपोजिशन गवर्नमेंट सब बैठे और डिटेल में डिस्कस, नेशनल कंसेंसस डेवलप करें। वहां पर केपी के गवर्नमेंट को बताया जाए कि व्हाट द हेल आर यू डूइंग। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर वहाँ बाजौड़ में घरों के अंदर आके वो बखवानी वहाँ पर बैठ रहे हैं, उनको गद्दौर से कंट्रोल किया हुआ है।
जरगा चल रहा है, जरगा के गार्ड में वो टाइम गेन कर रहे हैं, माइन बिछा रहे हैं, मोर्चे बना रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनको पता होना चाहिए कि आप रिट ऑफ गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इस्लाम में भी है कि सिर्फ जो जहाद है वो सिर्फ हुकूमत या वो उस वक्त का अनाउंस कर सकती है। नंबर 2, जो भी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाएगा उसके खिलाफ हुकूमत सख्त कार्रवाई करने की मजबूर है। कोई रिट ऑफ गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकता। इसलिए इसको इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ या तो इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं और ये लोग जाएं वहाँ पर केपीके में, वहाँ पे केपीके गवर्नमेंट से बात करें, खुल के बात करें। केपीके के चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद आते हैं तो कोई बात करते हैं, वहाँ जाते हैं कोई बात करते हैं। कैसे ऑपरेशन नहीं करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि फायर की तरह वहाँ ख्वाबिया के बैठ जाएं और फिर आपको इससे एक दोबारा इसकी शहादतें आपकी जाएं और दोबारा देते तो पैसे शुरू कर दें? आई थिंक ये चीज सोचनी है, इससे जितनी जल्दी मत कीजिए उतनी जल्दी इसका फैसला होना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, कुछ 2 दिन पहले हमारे सामने ये खबर आई थी कि सिक्योरिटी ज़राए का कहना है हुकाम ने बाजोड़ के कबाइल के सामने 3 नकात रखे हैं। सर, जो नकात रखे गए हैं उनमें एक तो ये है कि यहाँ ज़्यादा तादाद में अफगानों पर मुश्तमिल खारजियों को या तो बाहर निकाल दें। सेकंड ये था 1 या 2 दिन के लिए इलाका खाली कर दें ताकि फोर्सेस ये काम कर लें। तीसरा जो था वो ये था कि अगर कबाइल दोनों काम नहीं कर सकते तो हद्दुल इम्कान हद तक दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के दौरान नुकसान से बचने की कोशिश करें। आपके ख्याल में कौन सा ऑप्शन अवेल किया जाएगा वहाँ पे? देखें, यहाँ पर अवाम को चाहिए कि पाकिस्तान से मोहब्बत रखे और जाहिर है हमारे कबाली पश्तून सब हमारे मोहब्बत है। दे शुड सिंगल आउट अफगानी। एक्चुअली इन्होंने हमको यरगमाल बनाया हुआ, अंदर वेपन है, मुझसे लेके चले गए हैं। एक औरत मना कर रही है, वीडियो मैंने देखी है, उसको ये सारे भगवान दो मार रहे हैं उस औरत को कि तुम हमें क्यों मना कर रही हो। ये वहाँ की उनकी इज्जत है, उनकी एक वक़ार है, उनकी रवायात है। इसलिए जो वहाँ के जरगा है दे शुड इमीडिएटली डिसाइड और जरगे को ये अनाउंस करना चाहिए कि तमाम अफगान नेशनल टेररिस्ट कैरिंग वेपन मस्ट बी गेटिंग आउट, निकाले घरों से। नहीं तो इनको चाहिए कि जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करें ताकि आप आइंदा के लिए अपने आप बीवी बच्चों को सिक्योर करें। ये वरना इसी तरह मसला चलता रहेगा। एक रवायत वहाँ पर है कि जब भी आप कोई भी जाके को जगह देता है वहाँ पर कोई सहूलत जारी करता है तो उसको घर सबको उड़ा दिया जाता है। ये जरगा का फैसला होता है, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, इसलिए ये ख्वारजियों की कोई जगह नहीं है पाकिस्तान के अंदर। सर, ज़रा शॉर्टली एक और सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जिरगे की बात तो हो रही है कि जिरगे ने जो फैसला कर दिया वो हतमी है, लेकिन सर जिरगे ने भी तो आगे अपना डिसीजन किसी के साथ तो डिस्कस करना होगा, किसी के सामने तो रखना होगा। वो एग्जैक्टली किसके साथ डिस्कशन होगी? टीटीपी के साथ, किसके साथ होगी आपके ख्याल में? देखें, बात यह है कि जिरगे की डिसीजन शुड नॉट बी डिस्कसिंग विद ये टेररिस्ट के साथ। जिरगा अपना फैसला सुनाएगी हुकूमत पाकिस्तान को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, एंड दैट एंड द no negotiations whatsoever with terrorists. सिक्योरिटी फोर्सेस की हाथ में किसी सूरत में इनसे मुलाकात नहीं करेंगे। हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनको जड़ से निकाल फेंकेंगे और यही जिम्मेदारी है हमारे कबालियों की, हमारे पश्तून भाइयों की। इनको सिंगल आउट करें, इनको निकालें ताकि आइंदा के लिए और कोई अफगानी और कोई टेररिस्ट फौजी यहाँ पर ना आए और आके इनकी जानों को नुकसान ना पहुँचाए, इनकी लाइफ को नुकसान ना हो। इसलिए आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, आपकी गवर्नमेंट, आपकी फेडरल गवर्नमेंट आपकी सिक्योरिटी की लाइफ की जिम्मेदार है। इसलिए इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे मुल्क की जो सियासत है क्या चल रहा है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने ये कह दिया है कि जनाब आप 14 अगस्त को एहतजाज ना करें। क्यों तहरीक इंसाफ हर दफ़ा चुन के वही दिन लेके आते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं? पहले 5 तारीख का था, माना इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का दिन था, लेकिन 5 कश्मीर डे भी था ना, तो वो सेंस में भी देखने। अब 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, उसमें भी कहा जा रहा है। डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद।